अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है हमारा। चैप्टर नंबर 13 को इंशाल्लाह हम 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बल्कि इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको फ़र्दर स्टडीज़ में काम आएंगी। जैसे अगर आप BSc करते हैं या कंप्यूटर के फील्ड में जाते हैं आगे, तब आपको इस चैप्टर में जो बेसिक डेफिनेशन है वो काम आएंगी। चैप्टर का नेम है फंक्शंस इन सी, कि सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। अभी तक हमने कुछ प्रोग्राम खुद से लिखे, हमने सिंपल सीक्वेंस वाले प्रोग्राम लिखे, हमने सिलेक्शन वाले प्रोग्राम लिखे, इफ़ एल्स वाला प्रोग्राम, इफ़ एल्स वाले लिखे, इफ़ एल्स इफ़ वाले देखे, मल्टीपल इफ़, नेस्टेड इफ़। इसके अलावा कुछ लूप्स हमने पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप, उसके प्रोग्राम भी किए। आप में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, जिनको समझ नहीं आई थी वो कॉलेज में भी आए समझने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें समझ नहीं आई और वो समझने के लिए कॉलेज में भी नहीं आए, और ये बहुत गलत आप लोगों का एटीट्यूड है। ख़ुद को इम्प्रूव करें, अपना जो माइंड सेट है वो स्टडी की तरफ लेके आएँ। आज के हम जो ये फंक्शन करेंगे ये भी तकरीबन प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह एक इसकी लास्ट पे एग्जांपल देखेंगे। टुडेज़ एजेंडा में हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन देख के आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम जो क्वेश्चन हम करेंगे ये शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, कि फंक्शन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, explain different types of functions in C. Question number 4, briefly describe the process of writing a function in C language. Question number 5, what is function declaration, इसका सेकंड नेम है फंक्शन प्रोटोटाइप और इसका थर्ड नेम फंक्शन सिग्नेचर। इन तीनों में से आप कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप ये हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, 9th या 10th में हम पढ़ चुके हैं। ये भी तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे इसको फंक्शन के तौर पे पढ़ेंगे। फिर इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, वो जो हमने फंक्शन इनिशियलाइजेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन ये चीज़ें देखी थी, और फिर हमने डिफरेंस भी देखा था फंक्शन डिक्लेरेशन का और फंक्शन डेफिनेशन का, तो यहाँ भी यही चीज़ आ रही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, कि फ़ंक्शन क्या होता है। अभी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू या इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं शुरू में ही। जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम किए, प्रोग्राम के स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आप लोगों को, ये तो मुझे यकीन है कि मेरी पूरी क्लास को ये याद होगा अच्छे तरीके से, कि हम स्टार्ट में लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं stdio.h। ये क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है, हेडर फाइल है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मतलब हेडर फाइल, और ये कहाँ मौजूद होती है, लाइब्रेरी में। इसका यूज़ मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों ने किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने कीबोर्ड से इनपुट देना है और स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आउटपुट देखना है, इसके लिए आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत होती है। फंक्शन आप खुद तो नहीं लिखते, सी लैंग्वेज जिसने बनाई, सी लैंग्वेज का जिसने कंपाइलर बनाया, उसने ये फंक्शन बना के ऐड कर दिया लाइब्रेरी में, कि जब भी आपको इनपुट और आउटपुट का कोई काम करवाना हो तो आप कंपाइलर की लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ से ये फंक्शन उठाएं और अपने प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करें। कंप्यूटर में इनपुट या आउटपुट कैसे लिया जा सकता है या कैसे दिया जा सकता है, ये आप लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसका प्रोग्राम आप लोगों ने नहीं किया, ना ही आपके कोर्स में शामिल था। लेकिन इसका फंक्शन हम इस्तेमाल करते रहे, बना बनाया एक फ़ंक्शन जो पहले से मौजूद था। बिल्ट इन फंक्शन हमने देखे, ऐसे फंक्शन जो पहले से मौजूद होते हैं, जो हमने नहीं बनाए। हमने सिर्फ सिंपल से प्रोग्राम किए। क्या किया हमने, फैक्टोरियल फाइंड कर लिया, टेबल फाइंड किया हमने मैक्सिमम मिनिमम नंबर देख लिया, स्मॉलेस्ट नंबर, हमने ये चीज़ें देखी। लेकिन हमने कुछ बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल किए
जैसे हमने मेन का एक फंक्शन इस्तेमाल किया, या गेट सी एच को हमने यूज़ किया, गेट कैरेक्टर। हमने सिर्फ क्या किया, नेम। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में शामिल करना है तो आप उसका सिर्फ नेम लिखें। अब यहाँ पे इन्हीं फंक्शन की बात हो रही है कि अब देखें, हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे, तकरीबन 25-30 प्रोग्राम हमने किए, सब में हमने एक लाइन बार बार लिखी, #include stdio.h। लास्ट में हमने लिखा #include conio.h, हमने ये भी लिखा। लास्ट में हमने गेट सी एच भी लिखा। ये चीज़ें हमने हर एक प्रोग्राम में लिखी हैं, हर एक में। अगर फ़र्ज़ करें ये 3 लाइनें ना होती बल्कि इनकी जगह 3 बड़े बड़े प्रोग्राम होते और आपका अपना भी प्रोग्राम होता, तो ये क्या होता, आपको मसला होता। आपने अगर एक प्रोग्राम लिखना था तो उसके लिए आपको 4 पेजेस की ज़रूरत पड़ती। पहले 2 पेज पे 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लास्ट वाले पे गेट सी एच, और दरमियान वाले पेज पे आपका अपना प्रोग्राम। तो ज़ाहिर है आप लोग 1-2 प्रोग्राम करके थक जाते। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन तो यूज़ होने ही हैं, दुनिया में जितने लोग भी ये काम कर रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो लाजमी इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ज़रूरी फंक्शन थे, और इनको बार बार लिखने से बचाने के लिए, लिखने की मेहनत से बचने के लिए, कंपाइलर जिसने बनाया उसने पहले से ही ये फंक्शन बना के लाइब्रेरी में रख दिए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। लोगों को ये प्रोग्राम या ये फंक्शन बार बार लिखना ना पड़े, सिर्फ वो इसका नेम इस्तेमाल करें, लाइब्रेरी से फंक्शन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में आ जाता है। तो यहाँ फंक्शन भी यही चीज़ है कि आप लोग एक दफ़ा फंक्शन लिखें। अब आप लोग ये समझ लें कि जैसे वो फंक्शन आप लोगों ने इस्तेमाल किए लाइब्रेरी से उठा के, अब आपने वो फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। या फर्दर जब BS करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, जहाँ पे हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि वो फंक्शन किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कोई भी कोड है जब आप उसको नेम दे देंगे, ठीक है, और वो क्या करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा, उसका नेम मैंने लिखा सम, ठीक है। अब सम का मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब सम क्या करेगा, ये हमेशा सम परफॉर्म करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, और दरमियान में इसकी कोडिंग होगी। ये फंक्शन बना के हमने भी समझ लें इसको लाइब्रेरी में रख देना है। हम इसको अपने प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम में अगर हम लाइब्रेरी में फ़र्ज़ करें, इसको सेव करें, एग्जांपल दे रही हूँ, तो हमने इसका नेम इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ हम इसको अपने प्रोग्राम में इसकी पूरी कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दोबारा देखें। अ फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। द स्टेटमेंट रिटन इन अ फंक्शन आर एक्सिक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन को आपने हमेशा उसके नाम से बुलाना है। जैसे आप लोग आपस में एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं, नाम ही इंसान की पहचान है, इसी तरह फंक्शन का नेम फंक्शन की पहचान है। सम करने के लिए सम का फंक्शन, मिनिमम या मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम के भी फंक्शन होते हैं। या जैसे हमने लाइब्रेरी फ़ाइल, हेडर फाइल हमने इस्तेमाल की stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हम वो भी इसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कोडिंग नहीं लिखी, हम सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम, हर एक फंक्शन का यूनिक नेम होगा। ये इंसानों वाला काम नहीं कि एक जैसा नाम सारे बंदों ने रखा हुआ है, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि हर एक फंक्शन का यूनिक नेम होगा ताकि कंपाइलर डिफ्रेंशिएट कर सके। यूनिक नेम से मुराद ये है कि अगर हमने यहाँ पे लिखा सम, यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा सम, तो ये 2 नेम हो गए, ठीक है। मतलब आप सम के 2 फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन कैपिटल सम और स्मॉल सम, स्मॉल लेटर में सम लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये 2 फंक्शन काउंट होंगे। सम टाइम होता है ना कि नाम हमने सेम रखना हो फंक्शन का, लेकिन ज़ाहिर है वो कंपाइलर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो कहेगा आपने एक नाम का एक फ़ंक्शन बना लिया, इनफ, इससे ज़्यादा नहीं आप बना सकते। तो आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर लिख लें या अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें। हमने ये रूल पढ़े थे, इस तरह भी लिख सकते हैं S_U_M। डेफिनेशन देखें। द फंक्शंस आर यूज्ड टू अकम्पलिश देयर सिमिलर काइंड्स ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन।
फंक्शन का क्या काम है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फंक्शन आप एक दफ़ा लिख लें और उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, आप सिर्फ उसका नेम इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे हम stdio.h का सिर्फ नेम इस्तेमाल करते हैं, वो फंक्शन पहले से बनाया रखा हुआ है, लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, हेडर फाइल है, तो हम सिर्फ उसका नेम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाता है और हमारे प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया है तो इनपुट के लिए आप कीबोर्ड से कोई भी नंबर एंटर करते हैं, यूज़र से कहते हैं कोई नंबर एंटर करे, यूज़र नंबर एंटर करता है और आपको स्क्रीन पे रिज़ल्ट दिखाई देता है। तो ये इनपुट आउटपुट के फंक्शन है और इनकी क्या कोडिंग है, ये कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें बनी बनाई प्रोग्राम ये बने पड़े हुए हैं लाइब्रेरी में, कंपाइलर की लाइब्रेरी में। इम्पोर्टेंस देख लें। अ प्रोग्राम मे नीड to repeat the same piece of code at various places. It may be required to perform certain tasks repeatedly. The program may become very large if functions are not used. फंक्शन का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो आपका प्रोग्राम बहुत लार्ज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने stdio.h का इस्तेमाल ना करना हो, सिर्फ इसका नेम इस्तेमाल ना करना हो, बल्कि पूरा प्रोग्राम आपको लिखना पड़े और आपको जैसे मैं ये असाइनमेंट भी देती हूँ डेली कि आज 3 प्रोग्राम आपने लिखने हैं, आज 4 प्रोग्राम आप लोग लिखें, प्रैक्टिस करें, तो पहले आप पूरे पेज पे stdio.h वाला प्रोग्राम लिखते, अगले पेज पे conio.h वाला प्रोग्राम लिखते, फिर अपना प्रोग्राम और लास्ट पे क्या लिखते, get.ch का प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम फ़र्ज़ करें आपका 4 पेजेस पे आ रहा है, तो ये बहुत लेंथी। इस तमाम प्रोसेस से, जो मुश्किल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बचने के लिए आसान और सिंपल सलूशन ढूंढा गया कि फ़ंक्शन बना दिए जाएं और इनको बना के सेव कर लिया जाए फ़ाइल में पहले से ही, चाहे वो लाइब्रेरी में हो या अगर आप लोग बनाएंगे तो आप तो ज़्यादा लाइब्रेरी में ऐड नहीं कर सकते, आप लोग अपने पास सेव रखेंगे कंपाइलर में ही, ठीक है। और उसका नेम जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, चाहे आप 10 दफ़ा प्रोग्राम लिखें, उनका नेम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। रिपीटेडली हम बार बार एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। The real reason of using functions is to divide a program into different parts. These parts of a program can be managed easily. ठीक है, फंक्शन में ये होता है मतलब अगर आपने एक बहुत लेंथी प्रोग्राम लिखना है तो फंक्शन बना लिए जाएं, हर फंक्शन में मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करें और आपका एक लेंथी प्रोग्राम जो 2 दिन में कंप्लीट होना था वो हो सकता है 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फ़ंक्शन बनाए जाएंगे, एक एक फंक्शन में मुख्तलिफ लोग काम करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें आपने कैलकुलेटर बनाना हो, कैलकुलेटर में भी चिप लगी होती है, उसकी कोडिंग हुई होती है उसमें भी। अब कैलकुलेटर में बेशुमार फंक्शन होते हैं, सम का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, परसेंटेज, या अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करें उसमें मज़ीद फंक्शन होते हैं। तो अगर ये एक ही बंदा कैलकुलेटर बनाने लग जाए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि सिर्फ बटन बनाने की बात नहीं है, बटन तो ये हार्डवेयर समझ लें आ गया, लेकिन उसके अंदर जो कोडिंग है कि आप तो सिर्फ बटन प्रेस करते हैं और कैलकुलेटर आपको हर तरह का आंसर दे देता है, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, आप लोगों के साइन, कॉस, टैन वगैरह के फंक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, लॉगरिथम वगैरह कुछ भी, तो उसके पीछे कोडिंग हुई हुई होती है। किसी ने सम का फंक्शन बनाया होता है, किसी ने सब्ट्रैक्शन का, किसी ने डिवीजन का, किसी ने मल्टीप्लिकेशन का, तो ये तमाम फंक्शन मिलके एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं। और कंप्लीट प्रोग्राम क्या है, मतलब कैलकुलेटर। और जब एक दफ़ा ये बना लिया तो इसका मतलब है ये फंक्शन सारे बन गए, तो इन फंक्शन को बार बार इस्तेमाल करके मल्टीपल कैलकुलेटर बनाए जा सकते हैं, जो कि ऐसा ही होता है और मल्टीपल कैलकुलेटर बनते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। नंबर 1 पे है ईजियर टू कोड, फंक्शन का कोड करना आसान है, ये मैंने आपको अभी बताया है। सारे लोग मिलके मुख्तलिफ फंक्शन बनाएं और एक प्रोग्राम एंड पे कंप्लीट हो जाएगा। ईजियर टू मॉडिफाई, इनको मॉडिफाई करना भी इजी है क्योंकि फ़ंक्शन छोटे छोटे होते हैं। ज़ाहिर अगर एक प्रोग्राम एक ही शख्स बनाए तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और अगर उससे कहीं पे एरर आ जाए तो उसे नहीं पता चलेगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। एक एरर वो ठीक करता है, फ़र्ज़ करें कहीं और एरर आ जाता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन अगर मिल के लोग काम करें, थोड़ा थोड़ा काम हर एक के हिस्से में आए, तो ज़ाहिर है थोड़ी थोड़ी गलती कहीं पे हो भी रही होगी तो हर इंसान अपनी गलती को देख सकेगा कि उसने प्रोग्रामिंग कहाँ पे गलती की है, और उस गलती को ठीक करना आसान हो जाएगा, चेंजिंग करना आसान हो जाएगा, एडिटिंग करना भी आसान हो जाएगा। ईजियर टू मेंटेन एंड डीबग, इसको मेंटेन करना भी ईजी है और डीबग करना भी आसान है।
ये मैंने आपको पहले बताया था। बग एंड डीबग हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कोई भी एरर अगर प्रोग्राम में आ जाता है वो क्या कहलाएगा, बग, और इस एरर को ढूंढना और उसको रिमूव करना क्या कहलाएगा, डीबग। फंक्शन में डीबग करना बहुत आसान होता है। आसानी सेंस में होता है, फंक्शन छोटे छोटे होते हैं, उनमें कहीं पे कोई एरर अगर आ जाए तो उसको आसानी से एक इंसान ढूंढ सकता है। रीयूज़एबिलिटी, सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे लगता है फंक्शन का वो यही है, ये रीयूज़एबिलिटी, मतलब आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा लिखें, अपने पास सेव कर लें और जब चाहे इसको इस्तेमाल करें। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है। अ प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर रिटन एज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस एट द सेम टाइम, इट टेक्स फॉर लेस टाइम टू कम्प्लीट दी प्रोग्राम। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि एक बड़े प्रोग्राम को डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। हमने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हमने ये देखा था कि सी लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, फंक्शंस, और उन फंक्शन पे मुख्तलिफ लोग काम करते हैं और एंड पे एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी। ये डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड कौन से होंगे, जो प्रोग्रामर खुद से फंक्शन बनाएगा। जैसे अब आप लोगों को फंक्शन एक बनाना पड़ेगा क्योंकि आप फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ रही हैं, तो आप लोग फंक्शन जब बनाएंगे तो आप लोगों के जो बनाए हुए फंक्शन होंगे वो होंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जो कंपाइलर में बिल्ट इन बने पड़े हुए हैं फंक्शन लाइब्रेरी में, जो हम यूज़ करते हैं stdio.h, math.h, conio.h या getch वगैरह की स्टेटमेंट या प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये चीज़ें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्ट इन फंक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो आप लोग बनाएंगे, प्रोग्रामर बनाएगा, ज़ाहिर है जब आप लोग कोडिंग करेंगे तो आप लोग भी प्रोग्रामर ही कहलाएंगे। ऐसे फंक्शन जो प्रोग्रामर बनाएगा वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और जो फंक्शन पहले से बने बनाए कंपाइलर में मौजूद है वो बिल्ट इन फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब फंक्शन को लिखने का क्या मेथड है, पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रोग्राम को लिखने का। ठीक है, हमने देखा प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, और फिर उसकी कर्ली ब्रेसिस में हम प्रोग्राम की बॉडी लिखते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन कैसे लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन एक प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम के अंदर ऐड होता है ये। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सिंटैक्स में हम सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप। इकट्ठा भी आप लोग लिख सकते हैं, ये मैंने क्लास में आपको बताया था। दरमियान में ये डालने की ज़रूरत नहीं भी है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है अंडरस्कोर टाइप स्लैश। ठीक है, रिटर्न टाइप लिखें, उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पैरामीटर, ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रेसिस, उसके बाद स्टेटमेंट दरमियान में आ जाएगी। अब ये क्या चीज़ है, हम अपने हर प्रोग्राम में एक चीज़ लिखते हैं, अगर आपको याद हो, वाइड मेन, और फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, याद है। ठीक है, तो ये समझ ले फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है, वाइड हमारे पास क्या है, रिटर्न टाइप, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम इंटीजर लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, करैक्टर लिख सकते हैं, जो डाटा टाइप हमने पढ़ी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम फंक्शन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का नेम वो है मेन। तो आप लोग जब फंक्शन बनाएंगे आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या ABC, अपना नाम रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। दरमियान में क्या आएंगे, पैरामीटर, ब्रैकेट, पैरामीटर मतलब ABC, ये ABCXYZ वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, ये आपने अच्छे तरीके से इसको लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी पिक बना के मुझे अभी साथ साथ सेंड करें। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे है फंक्शन हेडर और नंबर 2 पे है फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर में क्या होगा, दी फर्स्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन इज़ नाउन एज फंक्शन हेडर। पहली लाइन क्या होगी, हेडर। उसका सिंटैक्स, ये जो सिंटैक्स मैंने पीछे पढ़ाया है सेम वही सिंटैक्स है, मतलब मैंने उसी चीज़ को दोबारा लिखा है यहाँ पे।
ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास है ये क्या है, फंक्शन हेडर, और फंक्शन की बॉडी क्या होगी जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शन हेडर उसमें क्या है और फंक्शन की बॉडी क्या है। ये देखें यहाँ पे ये मैंने सिंटैक्स लिखा है फंक्शन का। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये है हेडर और ये क्या है, फंक्शन की बॉडी। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि जब भी आप फंक्शन लिखेंगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी को हमेशा कर्ली ब्रेसिस में लिखा जाएगा और हेडर उसका जो मेन सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। फंक्शन प्रोटोटाइप भी उसको बोलते हैं या फंक्शन सिग्नेचर। Function declaration is a model of a function. It is also known as function prototype. It provides information to the compiler about the structure of the function to be used in program. Function prototype ends with a semicolon. It has three parts: function name, function return type, number and types of parameters. ये देखें, तीन चीज़ें आपने पढ़ी, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। तो ये यही चीज़ है, ये जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे सिंटैक्स में फंक्शन के रिटर्न टाइप के फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कोई इंटीजर वैल्यू या वाइड। हम तो वैसे वाइड का इस्तेमाल करते हैं, वाइड मतलब कुछ भी नहीं, कीवर्ड है ना ये, तो वाइड का मीनिंग है कुछ भी नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर, यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर आ सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ABC। अभी तक पहले हमने कुछ नहीं लिखा था क्योंकि हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हमने फंक्शन खुद से कभी नहीं बनाए, हम सिर्फ प्रोग्राम लिखते थे। तो हमने अगर फंक्शन लिखना है तो पहले हमें उसका सिंटैक्स आना चाहिए। याद रखें सिंटैक्स में हमेशा दो चीज़ें हैं, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। पहली लाइन फंक्शन हेडर, बाकी की चीज़ें क्या है, फंक्शन बॉडी। और इन तीनों चीज़ें के नाम आगे लिखे हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। तीन चीज़ें क्या होंगी, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर। अब रिटर्न टाइप क्या है ये देखें, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर पे हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें हमने ऐड करना है दो नंबर्स को, तो हम यहाँ पे वो दो नंबर देंगे, वो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, पैरामीटर 2 और 3। फंक्शन का नेम, हमने जो काम करवाना है हम वो नाम रखेंगे, हमने नाम रखा सम। अब से सम का काम है कि इन दो नंबर को ऐड करें, 2 + 3 करें। 2 + 3 का आंसर क्या होगा, 2 भी एक इंटीजर नंबर है, 3 भी एक इंटीजर नंबर है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो भी ज़ाहिर है इंटीजर आएगा। तो रिटर्न टाइप क्या होगी यहाँ पे, इंटीजर, कि हमें इंटीजर में नंबर आंसर चाहिए। तो ये रिटर्न टाइप है कि रिटर्न क्या हो रहा है आपको। और ये रिटर्न टाइप में हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि रिटर्न टाइप मतलब जो आपको आंसर मिलेगा। अब जैसे अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी हो, परसेंटेज किस में होती है, फ्लोट में होती है ना, तो यहाँ पे हम इंट की जगह फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। अगली स्लाइड को देखते हैं, ये भी हम पढ़ चुके और ये तीनों टाइप्स हमने यहाँ पे देख ली। इसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और इसके यहाँ पे कितने पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इसको हम कितनी जगह पे लिख सकते हैं, बिफोर मेन फंक्शन, आफ्टर मेन फंक्शन एंड इन अ सेपरेट फाइल। ठीक है, मेन फंक्शन कौन सा, ये जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वाइड मेन #include stdio.h, फिर उसके बाद वाइड मेन लिखते हैं। तो फंक्शन अगर आप बनाएं, अभी तक तो आपने नहीं बनाए, अभी आप बनाएंगे, अगर आप फंक्शन बनाएं तो आप उसको तीन जगह पे लिख सकते हैं। मेन फंक्शन से पहले, मतलब वाइड मेन से पहले लिख सकते हैं, या वाइड मेन के बाद लिख सकते हैं, या अलग से एक न्यू फाइल में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके भी कितने पार्ट्स होंगे, वही पार्ट्स हैं यहाँ पे, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, कि अगर आपने फंक्शन बना लिया, क्योंकि आपने अभी फंक्शन की इम्पोर्टेंस देखी
कि फ़ंक्शन जब भी हम बनाएंगे उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा बनाना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स में हमने रिटर्न टाइप को देखा, हमने फंक्शन का नेम और पैरामीटर पढ़े। पहली लाइन हमारे पास फंक्शन हेडर और ब्रैकेट में हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगी फंक्शन की बॉडी। पहली लाइन हमारे पास क्या आ जाती है, फंक्शन हेडर, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन बॉडी। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप। अब फंक्शन इनिशियलाइजेशन या ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम 3 जगह पे लिख सकते हैं। मेन फंक्शन से पहले, मतलब वाइड मेन से पहले, या इसके बाद, या अलग से एक फ़ाइल हम बना सकते हैं। अब आपने फंक्शन बना लिया, अब आपने उसको कॉल करना है, बुलाना है। फंक्शन आपने अपने अगर एक फ़ाइल में बना लिया अलग से, या आपने एक प्रोग्राम में लिखा, आप चाह रहे हैं कि आपने 10-12 और प्रोग्राम बनाए, आप इनमें बार बार वही फंक्शन लिखना नहीं चाहते, बल्कि आप चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं उसका नाम बुलाऊं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, आपको सारा प्रोग्राम अगेन लिखना ना पड़े। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये जो हम stdio.h का इस्तेमाल करते हैं या getch का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर स्क्रीन अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ये बने बनाए फंक्शन है, हम सिर्फ इनका नाम लिखते हैं और ये हमारे प्रोग्राम में अपनी वर्किंग आके शो करवा देते हैं। फंक्शन कॉल देखें, द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज़ नाउन एज फंक्शन कॉल। अ फंक्शन इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम। व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस। ये अच्छे तरीके से आपने ये स्टेप याद करने हैं कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा। द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। ठीक है, मतलब फंक्शन कॉल आप करेंगे तो क्या होगा, जो कंट्रोल होगा वो फंक्शन को बुलाने चला जाएगा। ऑल स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अब इस पूरी लाइन को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, इन तीनों लाइनों को समझने के लिए। आपने किसी को बुलाना है और जिसको बुलाना है वो कहीं दूर है, तो आपने अपने घर में से ही, या आपके पास अगर कोई है, कोई छोटा बच्चा, आपने उसको बोला कि जाएं उसको बुला के लेके आएँ, आपने उसका नाम बता दिया कि उसका नाम है सम को बुला के लेके आओ। वो छोटा बच्चा गया सम के पास और सम को बोला कि आपको बुलाया जा रहा है, ये काम कर दो। वो सम क्या करेगा, वो वहीं से ही वो काम करके उस छोटे बच्चे को दे देगा कि जाओ ये रिज़ल्ट है, ये जाके जिसने तुम्हें भेजा है उसको दे दो। ठीक है, सम जो है वो रिज़ल्ट अपना सारा काम करेगा, जो भी उसको काम दिया जाएगा या आपने टास्क दिया होगा कि छोटे बच्चे को कहा होगा जाओ उसको बोलो ये काम करे, सम अपना सारा काम करेगा और जो आंसर आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो छोटे बच्चे को दे देगा कि जाओ जाके जिसने आपको बोला है उसको ये रिज़ल्ट दे दो। तो यहाँ पे जो छोटा बच्चा है वो कंट्रोल है, कि कंट्रोल जो है वो पहले मेन फंक्शन से कहाँ जाएगा, कॉलिंग के पास, जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो जिस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नंबर 2 वाला स्टेप। और थर्ड पे क्या होगा कि जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो अपना रिज़ल्ट जो है वो कंट्रोल रिज़ल्ट लेके दोबारा मेन फंक्शन के पास आ जाएगा। When the control returns back to the calling function, the remaining statement in the calling functions are executed. ठीक है, मेन फंक्शन आपका वही चलता रहेगा, जो आप लोग अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं, वाइड मेन, फिर आगे स्टेटमेंट लिखते हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने बहुत इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मेन चीज़ यही है, जैसे हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया, जैसे ही क्लियर स्क्रीन का फंक्शन CLR SCR अपने प्रोग्राम में आप लिखते हैं तो कंट्रोल जो है वो क्लियर स्क्रीन को बुलाने चला जाता है कि आ जाओ तुम्हारा नाम बुलाया गया, आके अपनी वर्किंग करो। क्लियर स्क्रीन फंक्शन आता है, वो आके क्या करता है, मॉनिटर से तमाम डाटा रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद वो दोबारा चला जाता है। ठीक है, आप उसको 100 दफ़ा बुलाएं, वो 100 दफ़ा आएगा, स्क्रीन को साफ़ करेगा और चला जाएगा, उसका काम ही इतना है। प्रोग्राम देखें 13.1, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h conio.h लिखा हुआ है जो हम लिखते हैं, और ये आपका मेन फंक्शन है, वाइड मेन प्रोग्राम। ये जो चीज़ बाकी लिखी है दरमियान में, अब ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये दरमियान में चीज़ लिखी है, ये क्या है, फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, शो का, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। हमने जैसे सिंटैक्स पढ़ा, सिंटैक्स में हमने देखा पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी है वाइड। दूसरी चीज़ क्या है, नेम।
तो यहाँ पे नेम है SHOW, आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पैरामीटर लिखने होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे, वो मर्ज़ी होती है कि आपने लिखना है या नहीं लिखना। नहीं लिखेंगे, वो अभी इसमें ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लिखा। वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पैरामीटर ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट ऐप का फंक्शन लगाया, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ ईजियर। अब ये छोटा सा फंक्शन बन गया, बहुत छोटा सा। तो यहाँ से आपका मेन शुरू होता है प्रोग्राम। आपने इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल करना है, तो आपने उसका नेम लिख दिया, उसके बाद सेमीकोलन SHOW सेमीकोलन, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। उसकी क्या कोडिंग है वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो आपने नहीं बनाया, वो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, वो कंपाइलर बनाने वाले ने बनाया है। ये प्रोग्राम शो वाला जो इसमें इस्तेमाल हुआ है ये आपने खुद बनाया है, इस वजह से ये आपको यहाँ पे अपने प्रोग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस शो को 2 दफ़ा और लिख दें, ये 2 दफ़ा फिर चलेगा, 3 दफ़ा लिख दें, 4 दफ़ा लिखें, अपने हर प्रोग्राम में लिखें। मतलब अभी छोटा सा फंक्शन है जो आपने बनाया। इस तरह से फंक्शन बनेंगे और इनकी वर्किंग होगी। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं सारे। जो सिंटैक्स है वो आपने अच्छे तरीके से लिखना है, प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। हमारा आज का एजेंडा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ही काम था, ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि फंक्शन वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो मैं नहीं चाह रही थी कि बर्डन बने आप लोगों पे, लेकिन जितना पढ़ाया गया है इसको अच्छे तरीके से आप लोग करें। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।